राजनीतिक खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव हारने के बाद सपा गठबंधन में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बाद संजय चौहान के निशाने पर आ गए हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश से बहुत नाराज है संजय चौहान। अखिलेश को एसी कमरे से बाहर निकलना होगा, ये बात संजय चौहान ने भी कही है। अखिलेश को आजमगढ़ और रामपुर की जनता के बीच जाना चाहिए था, ये भी कह रहे हैं वो। और ऐसे ही चलता रहा तो गठबंधन में बने रहने पर विचार करेंगे, यह भी उनका बयान है। तो बहुत साफ सुर है, बहुत स्पष्ट सुर, इसमें दबा हुआ कुछ भी नहीं। खुल के कहा जा रहा है संजय चौहान के द्वारा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गठबंधन में बने रहने पर विचार करेंगे। एसी से बाहर निकलकर जमीन पर उतरकर प्रचार करना चाहिए था, ये संजय चौहान कह रहे हैं। बड़ी खबर, देखिए क्या कह रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन? बात करने के लिए उस गठबंधन के सबसे पुराने सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ हैं। संजय जी, दो टुक शब्दों में आजमगढ़ और रामपुर में हार का जिम्मेदार कौन? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अकर्मण्यता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के दलों में आपसी सामंजस्य का अभाव, और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धर्मेंद्र यादव के साथ फोटो खिंचाए, काम कंप्लीट हो गया। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को विक्रमादित्य मार्ग से निकलकर आजमगढ़ की धरती पर जाना चाहिए था, रोड शो करना चाहिए था, सभाएं करनी चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए? देखिए, 2022 का चुनाव हम हारे हैं। हमारे कार्यकर्ता के अंदर उत्साह की कमी है, हमारे लोगों का भरोसा टूटा है। हमारे नेता की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फील्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करे। गठबंधन के साथियों और गठबंधन के जो वोट हैं उनमें सामंजस्य बिठा करके पार्टी को दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। संजय चौहान जी, आपका इतना बड़ा वोट है, वहाँ एक मास वोट है, आप अपने वोट को समाजवादी पार्टी के साथ कैसे दिलवाएंगे? इसकी आपके पास क्या रणनीति है? फोन पर भी बात नहीं, फोन पर भी बात नहीं हुई। कहा था कि जाने के लिए कि जाओ चुनाव में, आदेश आया, हम लोग चले गए। हम चुनाव में जाकर के धर्मेंद्र यादव जी को फोन कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी अपना फोन एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। 24 में क्या होगा जब ये स्थिति रहेगी? अगर यही स्थिति रही तो 2024 में भाजपा के सामने तो कोई विपक्ष ही नहीं रहेगा। कितना पाएगी समाजवादी पार्टी? पिछली बार तो 5 पाई थी, उसके पिछले भी 5 पाई थी। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि अगर यही रवैया रहा तो बीजेपी के सामने कोई विपक्ष नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को हरा नहीं सकते। बीजेपी की ताकत अति पिछड़ी जातियां हैं जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी वो दायरा तो बनाए, अखिलेश यादव जी उसको साबित तो करें। अच्छा, ये बताइए, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? इन दोनों लोगों के आने से समाजवादी पार्टी के चुनाव से पहले ये लोग आए। अखिलेश यादव जी को ये तय करना पड़ेगा कि दगी हुई कारतूसे से। संजय चौहान की बात आपने देख ली, सुन ली। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव की गलती से सीख नहीं ली और एक बार फिर से आखिरी वक्त में प्रत्याशी देने की उन्होंने गलती दोहराई। अखिलेश ने जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन प्रत्याशी घोषित करते। अखिलेश प्रचार के लिए नहीं निकले, वरना 8,500 वोट का अंतर नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आजमगढ़ में 12 दिन सभा की और वो एसी में बैठे रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति मिली है। जनता वोट देना चाहती है लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं, बाप के विरासत में मिली है।
धरातल पे कौन काम किए हैं, कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए हैं। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तो वो बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है, उनको पता है, वो जानते हैं। ये तो सीधे सीधे कहते देखे गए कि माननीय मुलायम सिंह यादव के वजह से उनको 2012 में सत्ता मिली, खुद की वजह से रही और उसके बाद वो सारे चुनाव हारे। बहरहाल इधर लखनऊ के भाजपा दफ्तर में आज यूपी की 14 सीटों पर बीजेपी नेताओं के बीच चर्चा हुई। 2019 में भाजपा इन सीटों पर चुनाव हार गई थी और इसके बाद आज बैठक कर इसे जीतने की रणनीति तैयार की गई। सभी संयोजक और प्रभारियों को अपने क्षेत्र के बूथ मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। एक बूथ 20 यूथ पर और ज्यादा फोकस करके काम होगा। जिन 14 सीटों पर अभी भाजपा नहीं है उनको फोकस करके बहुत जल्द विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलेगा और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी लगाए जाएंगे। तो लखनऊ में हुई भाजपा की बड़ी बैठक के बाद उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बाकी सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जनता के बीच दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से 365 दिन 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहती है, उनकी सेवा करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आज एक अहम बैठक भाजपा कार्यालय पर हुई। हमारे साथ में इस समय उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं, बैठक के लिए विशेष रूप से आए थे। बंसल जी ये बताएं क्या तैयारी 2024 के लिए, क्योंकि अब 14 ऐसी जगह है जहां कमल अभी नहीं खिला। देखिए, आपको मालूम है ये कि बाकी सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जनता के बीच में दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से 365 दिन 24/7 पब्लिक के बीच में रहती है, जनता की सेवा करती है, जनता की समस्याओं का समाधान करती है। हमारा कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहता है। तो 2024 मिशन हमारा है उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाना। बूथ को किस तरह से मजबूत करेंगे अपने, और जैसे एक योजना आपकी चल रही थी कि एक बूथ 20 यूथ, तो इसमें और कोई बदलाव किस तरह से? और जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे करेंगे। असली बात है कि हर बूथ जीतना है, बूथ जीता चुनाव जीता। 1 तारीख से अभियान आप लोग शुरू करेंगे, उनमें कौन कौन लोग जुड़ेंगे इन विधानसभा, इन लोकसभा से? हमारे लोकसभा के प्रवास है, मंत्रियों के प्रवास होंगे लोकसभा में, उनके कार्यक्रम होंगे। अभी आपको दिखाई पड़ेगा जब उनके प्रवास होंगे सारे। कितने समय का सर ये 1 महीने का कार्यक्रम? नहीं, ये पूरे 18 महीने चलेगा चुनाव तक का। तो केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी इसमें होगी? केंद्रीय मंत्री क्लस्टर इंचार्ज हैं, वो आएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। जिम्मेदारी तो सबके पास है। अभियान 1 तारीख से शुरू होगा, ये सिर्फ इन 14 लोकसभा सीटों के लिए चालू होगा या 80 के 80? मैंने कहा ना, हमारा लक्ष्य है 80 के 80 कमल खिलाना। उसके लिए जो भी हमको रणनीतिक रूप से कार्यक्रमों की दृष्टि से करना होगा वो सब हम करेंगे। जो सरकार के 100 दिन अभी पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं क्या उनको भी लेकर जाएंगे जनता के बीच में? हम एक दिन की उपलब्धि जनता के बीच में, जनता जानती है। जनता को हम पहली बार ऐसी सरकारें बनी हैं डबल इंजन की जो लास्ट में डिलीवरी कर रही हैं और सीधी हर व्यक्ति तक जिसको लाभ उसका मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। हम तो केवल उसको याद दिलाने के लिए जाते हैं कि आपको ये मिला है कि नहीं मिला है। रामपुर आजमगढ़ के बाद समीकरण में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? रामपुर और आजमगढ़ ने ये बता दिया है कि जीत करके कि 80 के 80 सीटों पर भाजपा का कमल खिलने वाला है। समीकरण किस तरह बदलते देख रहे हैं? समीकरण राजनीति में बदलते रहते हैं। क्या मुस्लिम ज़्यादा फैक्टर वैसे ही चलेगा, बदल गया? मैं किसी फैक्टर पे नहीं जाता, एक ही फैक्टर है बीजेपी का कमल खिलना। तो लखनऊ में हुई भाजपा की बैठक के बाद पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का कहना है कि सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे, कमल खिल जाएगा। बूथ मजबूत करना परम धर्म है, हारे या जीते का सवाल नहीं। मुकुट जी ये बताएं, आज क्या रणनीति बनी, किस तरह से इन 14 सीटों पे कमल खिलाएंगे? वो तय है, सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे, कमल खिल जाएगा। किस तरह वही बूथ मजबूत करने वाली प्लानिंग और क्या क्या रहेगा? नहीं, बूथ मजबूत करना नहीं, बूथ तो मजबूत करना ये तो सबका है, हारे जीते का सवाल है नहीं। बूथ मजबूत करना ये परम धर्म है, बस बाकी कुछ नहीं करना, खाली बूथ मजबूत करो, भाषण बंद। रामपुर आजमगढ़ के बाद अब ये जो 14 सीटें, इन्हें कैसे देखते हैं? उससे बड़ी भी कोई चुनौती है रामपुर आजमगढ़ से बड़ी, या ये सब उससे हल्के में ले रहे हैं आप? हम सब चुनौती को चुनौती मानते हैं, किसी को हल्का नहीं लेते। जीती हुई सीट भी हारी जाती हैं तो हम हल्के में लेते हैं, इसलिए हम हल्के में कुछ नहीं ले रहे हैं, सब जीत। तो क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह से अब आगे इस बाजी को जीतना है, क्या निर्देश दिया? खाली कहा जीतना है, बस। कैसे स्ट्रैटेजी को कहा है जीतना है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी किस तरह से हो? अपने बूथों पर लग जाओ, बूथों पर लग जाओ। क्या
कोई लक्ष्य दिया है कितने कितने लोगों को जोड़ना है? कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, एक लक्ष्य जीत। बात सुनिए आपने मुकुट बिहारी वर्मा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब विधानसभा में कल खूब हंगामा मचा। विधानसभा में पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने बयान दिया कि मुख्तार को फर्जी एफआईआर के आधार पर पंजाब की जेल में रखा गया था। 27 महीने तक उसे जेल में 5 स्टार सुविधाएं दी गई। जेल में परिवार के लोग भी साथ आकर वक्त गुजारते थे। मुख्तार को पंजाब में बनाए रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर कई बड़े वकील भी हायर किए थे। मुख्तार की खातिरदारी में करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिए गए थे। हरजोत बैंस ने केस बयान पर विधानसभा में बहुत देर तक हंगामा भी हुआ। जेल मंत्री के बयान के तमाम वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। जिस बैरक ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, he was given a VIP treatment। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ सर, यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी। पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ। 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? बैंस साहब, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब कुछ कहना चाहते जी? चलो हरजोत सिंह बैंस, एक मिनट। लास्ट 60 सेकंड सर, कर लें दो, लास्ट 60 सेकंड सर। सर 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। सर सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिहदी जे तरीक पै जावे तां 11 ਲੱਖ पंजाबी देणगे, जे नहीं पेऊगी तां 5.5 ਲੱਖ पंजाबी देणगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 जुलाई से 19 जुलाई तक नामांकन हो सकेगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, और 6 अगस्त को मतदान होगा। ये बड़ी खबर, 6 अगस्त को ही मतगणना भी होगी। 11 अगस्त को खत्म हो रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल, और इसीलिए उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई है। 6 अगस्त को मतदान होगा, 6 अगस्त को ही मतगणना होगी। 5 जुलाई से 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। कौन होगा भारत का नया उपराष्ट्रपति, ये अब सबके जहन में प्रश्न होगा। 11 अगस्त को वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और 6 अगस्त को मतदान होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, और 6 अगस्त को ही मतगणना की घोषणा की गई है, काउंटिंग की। 5 जुलाई से 19 जुलाई तक नामांकन किया जा सकेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए, जो चुनाव होने वाले हैं उसके कंटेस्टेंट के लिए। तो ये घोषणा हो गई है उपराष्ट्रपति चुनाव की। बड़ी खबर। इधर उदयपुर में हुई घटना को लेकर आगरा में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला जलाकर विरोध जताने की कोशिश की गई, मगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से माहौल खराब होता है, और इसीलिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर की घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। नेताओं ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान की घटना बहुत ही दुखद है, जितनी भी घटना की जाए कम है। जब पहले से पुलिस को पता था, जो पीड़ित था उसने एफआईआर भी दर्ज कराई थी, सूचना भी नहीं दी थी, और वहाँ की सरकार ने उस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की, जिससे बड़ी घटना घटी है। राजस्थान के उदयपुर में जो हत्या की घटना हुई है, इस तरह की चीज़ें देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राजस्थान सरकार से ऐसे अपराधियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट गठित करके जितनी जल्द से जल्द ऐसे हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा सकती है, की जाए। इस सब समाज में इस तरह की घटना की कहीं कोई जगह नहीं है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के ऊपर, और इस कार्रवाई से एक संदेश जाना चाहिए कि ये आज का हिंदुस्तान है, और इस्लाम जो है उसमें कहीं हिंसा की कोई जगह नहीं है। आज के हिंदुस्तान में कहीं कोई जगह नहीं है। हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए। जिन लोगों ने भी घटना किया वो अपने धर्म को
खुद सही तरीके से या तो पढ़े नहीं है, उसका अपनाने का काम नहीं कर रहे हैं, या डर पैदा करने का प्रयास किया उन लोगों ने। अगर कोई अपनी बात कहता है तो उस बात का जवाब बात से देना चाहिए। बात का जवाब हथियार से देना जो है, मैं समझ रहा हूँ ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है, और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। बहुत ही विभत्स, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद जिस तरह से एक वीडियो जारी किया गया, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक इसके पीछे भी कोई सुनियोजित तरह से इस घटना को अंजाम देना ऐसा प्रतीत होता। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण ने उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि तालिबानी मानसिकता के कारण इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ सुरक्षा पाने के लिए विवादित बयान देते हैं और ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसको देखा जाए तो इसी को तालिबानी सोच कहते हैं, और ये घटना निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इस घटना का जन्म कहाँ से हुआ, हमें ये भी देखना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से या प्रदेश की सरकारों से अपील करता हूँ, किसी के भी बयान से अगर देश को, किसी समाज को, किसी मजहब को चोट पहुँचती हो, तो कम से कम जो लोग ऐसे बयानवीर हैं उनको सरकार को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। वहीं राजस्थान की घटना पर मुनव्वर राणा ने कहा है कि ऐसे पागलपन करने वालों का इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। उदयपुर की नृशंस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी हैं। राणा साहब, इस पूरी घटना पर क्या बयान है? मेरा एक बहुत पुराना शेर है, मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है। मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। जिस मज़हब में माँ से मोहब्बत मक्का मदीना से मोहब्बत के बराबर हो, वहाँ इस तरह इंसानियत का खून होना, इंसान का खून होना, किसी इंसान को दरिंदगी के साथ कत्ल कर देना, ना इस्लाम सिखाता है, ना इंसानियत इसकी इजाज़त देती है। कानून तो खैर इजाज़त देता ही नहीं है। ये गुनाह है, ये बहुत पाप है, ये गलत है। ये आप तो इमोशनल हो गए बहुत। अब मैंने देखा था, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं कुर्बानी में जल्दी से, हालांकि होता है कि खड़े हो रहिए आप, मैं कभी कुर्बानी में खड़ा नहीं होता हूँ। अपने घर में जो कुर्बानी होती है बकरे वगैरह की, उससे नहीं देखा जाता। मैं शायर, मैं तो चिड़िया मरते हुए नहीं देख पाता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।